नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका सत्र 19 है, जो कि फरवरी 8 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत खुद की जिम्मेदारी होगी। एक और बात कही जाती है, यदि आप इस एक के ज्ञान को या इस एक के कानून की किताब को दूसरों से साझा करना चाहें अपनी भाषा में परिवर्तित करके, तो वह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं इस पुस्तक के विस्तार के बारे में सोच रहा हूँ और इसे पढ़ूंगा जो मैंने सोचा है। हम इस संचार यानी कम्युनिकेशन में मन, शरीर और आत्मा के विकास के बारे में चिंतन करेंगे। मैं उन रुचि रखने वाले व्यक्तियों को अपने स्वयं के विकास में भाग लेने की अनुमति देने के लिए विकास के तंत्र पर सवाल उठाते हुए पूरी तरह से जांच करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू करने के लिए एक अच्छा विषय दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में परिवर्तन होगा। फिर विस्तार से जांच करने के लिए पृथ्वी की तीसरी घनत्वता वाली संस्थाओं का विकास, उन तंत्रों पर विशेष ध्यान देना जो उस विकास में मदद या बाधा डालते हैं। इस कार्य सत्र को निर्देशित करने का मेरा यही उद्देश्य है। मुझे आशा है कि यह एक सही दिशा है। मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि क्या सारी इकाइयां या व्यक्ति दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में परिवर्तित हो जाते हैं, या कुछ और भी इकाइयां हैं जो इस बदलाव से नहीं गुजरी हैं। तो दोस्तों, इस सवाल में डॉन ये पूछना चाह रहे हैं कि सेकंड डेंसिटी यानी दूसरी घनत्वता से ये जो थर्ड डेंसिटी है तीसरी घनत्वता में, क्या सभी का ट्रांसफर होता है? मतलब सारे ही जाते हैं दूसरी से तीसरी में, या कुछ ऐसे भी हैं जो बीच में नहीं हो, जिनका नहीं हो पाता है? और फिर उन्होंने ये भी कहा इसमें कि हम तीसरी घनत्वता के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें अभी हम लोग हैं, हम लोग जो इंसान का रूप है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे आगे के निरंतर आगे बढ़ने की दिशा में, मतलब रचयिता की तरफ ही जाते हैं सारे, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें जो काम आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो बाधा बनती हैं। तो इन दो सवालों को मेन रखा है यहाँ पे डॉन ने। तो रा कहते हैं, आपका प्रश्न बुद्धिमान ऊर्जा की स्थान, समय, निरंतरता, कंटिन्यूम की समझ को मानते हैं, जो कि आपके माया को जीवंत करती हैं। यानी कि सब जो दिख रहा है वह माया जाल है। इसी माया जाल में हम यह कह सकते हैं कि इनमें से कुछ इकाई एक विशेष घनत्वता से दूसरी घनत्वता में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि निरंतरता भी सीमित है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रा ने कहा है, पहली बात तो ये कि जितनी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, जो हम स्मेल कर रहे हैं, ये सब माया जाल का हिस्सा है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये माया जाल है। ये सारा का सारा होलोग्राम है। मतलब ये सारी की सारी तरंगे हैं जो एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, इस वजह से हमें दिख रही हैं। और यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, जैसे कि अभी हम इस सत्र को बोल रहे हैं, तो ये जब आपके कान के अंदर जब पहुंचता है, अब चाहे आप ईयरफोन लगा के करो या दूर से फ़ोन से सुनो, टीवी से सुनो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे सुनो, जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसके मुंह से जो निकलता है वो भी तरंगे होती हैं, और जो आपके कान के अंदर पहुंचती हैं वो भी तरंगे होती हैं। जब वो तरंगे आपके कान से होते हुए दिमाग के अंदर जाके एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है, अगर उसको हिट करेगी ना, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी सी जनरेट होती है दिमाग के अंदर। ठीक है, एक धमाका सा होता है दिमाग के अंदर। तो उसकी वजह से आपको पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ मैं सुन पा रहा हूँ। इसी तरीके से हम जो खाते हैं, वो टेस्ट जो होता है, जो हमारी जीभ पर लगता है, उसका भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो भी तरंगे ही होती है। तो उसकी तिलमिलाहट किस तरीके की हमारी जीभ पर होगी ना, उसका भी हमारे दिमाग के अंदर एक न्यूरॉन होता है, उसमें जाके वो इन्फॉर्मेशन जाती है कि हाँ, ये मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, इसी तरीके से कान के अभी है, मतलब सुनने वाला भी जो था, अभी हमने बताया कि क्या अच्छा लगा सुनने में, क्या अच्छा नहीं लगा सुनने में। सारा भेद इसी के अंदर है कि क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। सारा का सारा भेद इसके अंदर है। वास्तविकता में तो सारा माया जाल ही है। जो दिख रहा है, जो सुन रहे हो, जो सूंघ रहे हो,
जो जिस चीज़ को छू रहे हो, जब आप छू रहे हो किसी चीज़ को, ये तरंगे ही हैं जो एक जगह इकट्ठी हो गई एकदम हार्ड बन गई हैं। इस वजह से आपको लगता है कि ये वो है। अदरवाइज अगर आपकी आंख का कॉर्निया थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ना, तो ये सारी की सारी तरंगे फैल जाएंगी चारों तरफ। आपको लगेगा ये हुआ क्या है, सारी चीज़ें एकदम से इधर उधर कैसे हो गई, बिल्कुल दूर दूर कैसे हो गई। और आपको याद होगा कि हमने एक बार बताया था कि जब हम आंखें मूंदते हैं और मूंद के एक बार हटते हैं, तो आंख के सामने वो छोटे छोटे कण से आ जाते हैं एकदम से, पता नहीं कहाँ से वो लाइट की सी आती है, छोटी छोटी आती है गायब हो जाती है, आती है गायब हो जाती है। तो ये वो ही कण होते हैं जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे। उनकी वजह से चीज़ें चीज़ें जो है वो बनती हैं। ये है वो अनंत रचयिता की ऊर्जा जिससे सारा कुछ बना हुआ है, चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारा दिमाग हो, सारी चीज़ें और जो हम टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारी चीज़ें इसी से बनती हैं। तो खैर आगे रा कहते हैं, हमें जो ब्रह्मांड या सृष्टि के बारे में समझ आया है, उसमें से एक अनंत अस्तित्व के रूप में उसका दिल अपनी स्वयं की बुद्धिमान ऊर्जा में जीवित रूप से धड़कता रहता है और अपनी हर धड़कन से वह रचना पर रचना किए जा रहा है। यह अनंत है। इस प्रकार चेतना के प्रत्येक इकाई हर घनत्वता में अनुभव कर रहा है, अनुभव कर चुका है या अनुभव करेगा। तो दोस्तों इस हिस्से को समझने के लिए जो अभी रा ने बोला कि रचयिता की जो धड़कन है उससे रचना होती है, मतलब रचयिता ध्यान अवस्था में बैठे हैं, ये जो तरंगे हैं ना, ये ही हैं रचयिता सारी की सारी। अगर आप इसको देखें, आपको याद होगा हमने कहा यहाँ भी इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी है, ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है, यानी अनंतता, कभी ना खत्म होने वाली तरंगे। मतलब ये तरंगे चलती ही रहती हैं निरंतर, ये ऐसा नहीं है कि कोई खत्म हो जाएगा या इसमें कुछ होगा, ये ऐसी ही होती हैं। तो रचयिता का इसी तरंगों के अंदर रचयिता, यही रचयिता है और ये ध्यान में बैठे हुए हैं। और ध्यान अवस्था में बैठे बैठे जब इनका एक बार दिल धड़केगा तो एक रचना होगी। अब वो जो रचना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। वो ऐसे होता है कि अब अगर आप इस चित्र को देखेंगे ना, जहां पर भी रचयिता का एक दिल धड़का, वहां पे ऐसे ही बीच में आप ये रोशनी का बींग देख रहे हैं, ये बींग है अपने आप में, एक एक अस्तित्व है, एक व्यक्ति है ये अपने आप में रोशनी का। ये उनका एक धड़कन से एक बच्चा पैदा हुआ। ये जो बच्चा पैदा हुआ फिर इसने अपनी रचनाएं शुरू करनी की आगे, मतलब फिर इन्होंने अपनी क्या कहते हैं रचनाएं शुरू की, ये अपनी धड़कन से बनाएंगे। फिर कोई यहाँ पे अपना एक कॉमेट फेंक देंगे, उस धड़कन से जो जो बनता जाएगा, कहीं यहाँ फेंक देंगे, कहीं यहाँ फेंक देंगे, एक सूरज यहाँ लगा दिया, एक सूरज यहाँ लगा दिया, फिर वो सूरज है, फिर वो अपनी अपनी रचनाएं करनी शुरू करेंगे। फिर जो अपने ग्रह बनते जाएंगे वो अपनी अपनी रचनाएं करनी शुरू करेंगे। तो ये पूरा का पूरा दिल से जुड़ा हुआ है सारा का सारा, क्योंकि रचयिता की एक धड़कन से एक एक रचना होती है। तो ये रचना होने के बाद फिर निरंतर रचनाएं होते रहती हैं। और ये तो केवल एक आकाश गंगा है हमारे दोस्तों, ऐसी तो रचयिता ने कितनी अनंत रच रखी है, अनंत काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी है इस पूरे ब्रह्मांड में। और एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड बना रखे हैं अलग अलग तरीके के। तो जब वो ध्यान अवस्था में बैठे होते हैं तो उनके दिमाग के अंदर जो जो नई नई तरीके की रचना आती रहती है वो रचते रहते हैं। और ये जितनी भी रचनाएं होती होंगी, आप सोचते हो कि रचयिता तो सोच रहे हैं, तो हो सकता है रचयिता जानबूझ के कर रहे हो, नहीं। रचयिता की सोच के अंदर जो भी चीज उत्पन्न होगी वो सोच का भी अपना अपना फ्री विल है, वो अपनी इच्छा से वो सोच उत्पन्न होगी और इच्छा से जो अपने आप को रूप देना चाहेगी वो अपने आप को रूप देगी। पूरे ब्रह्मांड में ये फ्री विल का जो लॉ है ना, इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है। ये रोशनी की लॉ भी उसके बाद में आती है, प्रेम रोशनी, रोशनी प्रेम, ये उसके बाद आती है। पहले फ्री विल है, रचयिता की जो सोच है उसको भी आज़ादी है। और रचयिता की सोच आपको पता ही होगा, ये जो तरंगे हैं ये सारी रचयिता की सोच ही है। ये रचयिता खुद अपने आप में सोच ही है और कुछ नहीं है, सोच है वो तो बस इसी सोच के अंदर वो एक धमाका हुआ, एक धमाका होते ही यहाँ पे एक नई रचना हो गई। फिर जैसी रचना हुई फिर उन्होंने अपनी आगे आगे रचना शुरू कर दी। ये पूरी कहानी ऐसी चलती है, यही बात यहाँ पे रा हमको बताना चाह रहे थे। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्तिगत इकाई जो कि दूसरी घनत्वता की है और तीसरी घनत्वता में जाने के लिए तैयार है, तो क्या इस दूसरी घनत्वता को हम पशु कहेंगे? तो यानी क्या हम एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, इनको हम दूसरी घनत्वता का कहेंगे? तो रा कहते हैं ऐसे 3 तरह के दूसरी घनत्वता की इकाइयां होती हैं जिनमें आत्मा होती है। पहले तरह के इकाइयां पशु होते हैं, यह सबसे ज्यादा प्रमुख प्रीडोमिनेंट होते हैं। दूसरा प्रकार होता है पेड़ पौधे। यह इकाइयां व्यक्तिगत बनने के लिए पर्याप्त प्रेम देने और लेने में सक्षम हैं।
तीसरे प्रकार होते हैं खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स। कभी कभी किसी निश्चित स्थान में जब दूसरी घनत्वता का संपर्क तीसरी घनत्वता से होता है, तब जो उनके बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तथा प्रेम जो दी और ली जाती है, इस प्रकार वह सारे दूसरी घनत्वता के प्राणी तीसरी घनत्वता में आते हैं। यह इस बदलाव का सबसे साधारण उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रा ने कहा कि जो भी जानवर यदि आपके पास आ गया और आपने उसे प्रेम दिया अपना, ठीक है, वो प्रेम से आपके पास आ गया, उसको प्रेम समझ में आने लग गया। अगर उसे प्रेम समझ में आने लग गया तो एक तरीके से आपने उसकी मदद कर दी दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में जाने के लिए, यानी अगला जन्म जो उसका होगा वो इंसान का होगा। फिर इंसान या फिर जिस भी ग्रह पे वो हो, जैसे वहाँ के ग्रह होंगे वैसे वहाँ के लोग होंगे, तो उन तरीके के लोगों में वो जन्म ले लेगा। फिर इसी तरीके से पेड़ पौधों का होता है, इसी तरीके से पेड़ पौधों का होता है। अब जैसे हम लोग घर में तुलसी लगा लेते हैं या और कोई पौधा लगा लिया, गेंदा का फूल लगा लिया, हमने रोज़ लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, ये सारी चीज़ें हैं। इवन हम जो खाना जो उगाते हैं उस खाने को भी हम बड़े प्यार से उसकी वो पूरी देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं। तो खाना तो जब वो पौधा कट जाता है ना, तो कटने के बाद उसके अंदर जो आत्मा होती है वो निकल जाती है, वो निकल जाती है। फिर वो अब किसी और ग्रह पे जाके धीरे धीरे करके आगे चलना शुरू करेगी। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि मिनरल, ठीक है, इनकी भी होती है। अब मिनरल्स कहाँ कहाँ होते हैं? पानी के अंदर भी होते हैं मिनरल्स। तो इसलिए जब हम लोग नदियों पे जाके पूजा करते हैं, लेकिन हालांकि गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको टच भी करते हैं, अगर प्रेम से अगर उस पानी को पकड़ा जाएगा, उसको पानी को जैसे हम सूर्य को आराधना करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। क्योंकि ये हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने अपने अपने उसमें धर्म में देखा है, हमने चीज़ें की हैं, और हर धर्म में अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है किसी एक ही धर्म के अंदर ऐसा हो, हर जगह चीज़ों को अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप उस पानी को भी प्रेम से अगर छू रहे हो ना, वो आपके छूने की वजह से उसको प्रेम का एहसास हुआ। प्रेम का एहसास होते ही अब वो तैयार है इस प्रेम को और जानने के लिए, तो उसकी इच्छा जो है वो जागरूक हो गई। अब जब इच्छा जागरूक हो गई तो अब उसको रूप मिलेगा इंसान का या एक किसी भी तरीके के प्राणी का जो हमारे जैसा या इस तरीके के कुछ हों, और कहीं और जाके वो नया रूप ले लेते हैं, पैदा हो जाते हैं फिर वो। तो आगे डॉन कहते हैं, जब यह बदलाव दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में होता है, तब वो इकाई, चाहे वह पशु हो, पेड़ हो या खनिज पदार्थ हो, उनमें आत्मा कैसे आती है? तो रा कहते हैं, इकाइयों में आत्मा नहीं आती है, उनके हर भाग, हर सेल, हर एटम के अंदर बुद्धिमान ऊर्जा के प्रति जागरूकता आ जाती है, यानी कि उन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। जागरूकता तो पहले से ही होती है, अनंत से सारी घनत्वताएं आती हैं। आत्मा जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, तो खुद के अंदर से ही आती है, जिसमें कुछ अनुभवों के उत्प्रेरक होते हैं, समझदारी होती है, और जैसा हम कह रहे हैं वह ऊर्जा हर सेल, एटम और चेतना में कुंडलीदार तरीके से ऊपर की तरफ चलती है। तब आप देख सकते हैं कि एक अटल, इनएविटेबल खिंचाव खुद की संभावित प्राप्ति की तरफ होता है, यानी कि आत्मबोध होता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर रा ने फिर से वही बात कही। रा ने कहा कि जब आपको प्रेम का एहसास होगा, फिर वो चाहे क्या कहते हैं पेड़ पौधों को हो, जानवरों को हो, या फिर क्या कहते हैं मिनरल्स को हो, नदियों को हो, किसी को भी हो, अगर वो उनको प्रेम का एहसास हो गया तो इसका मतलब वो जागरूक तो पहले ही है, ठीक है, वो ऊर्जा तो है, जो ऊर्जा है वो तो जागरूक है ही। अब उसको अपने बारे में प्रेम का एहसास हुआ, अब उस प्रेम को उसको जानना है, खिंचाव शुरू हो गया उसका उसको जानने के लिए, क्योंकि उसको अच्छा लगा वो। अब जब उसको अच्छा लगा तो इसी अच्छेपन को जानने की कोशिश करने में फिर वो आगे निकलती है। इसी को रा कह रहे हैं यहाँ पे, आत्मबोध होता है, मतलब खुद को जानना शुरू करती है। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, खुद का ज्ञान, खुद को जानना। इसलिए आपने भी सुना होगा, जैसे हमारे असेंडेड मास्टर्स बोलते थे, सारे के सारे हर धर्म में बोल के गए हैं कि खुद को जान, खुद को जान, तू प्रेम है, खुद को जान। वो इसलिए क्योंकि एक बार प्रेम का एहसास हो गया, और होने के बाद अगर वो आपसे दूर गया तो आपको दर्द होगा, दुख होगा उसका, और जब वो आपके पास होता है तो आपके दिल को एक तसल्ली सी मिलती है। और वो तसल्ली मिलने का कारण यही है क्योंकि सारी चीज़ें ही उस प्रेम से जुड़ी हुई हैं, बनी ही उस प्रेम की है। रचयिता के दिल की धड़कन है। अब दिल की धड़कन को तुम कैसे अलग कर लो? तुम कोशिश कर सकते हो इधर उधर विभाजन करने की, लेकिन जितना मर्जी विभाजन कर लो वो एक ही है, क्योंकि वो रचयिता के दिल की धड़कन है। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, तीसरी घनत्वता में आने के बाद क्या मैं यह अनुमान लगाने में सही हूं कि यदि मैं इस धरती का ही उदाहरण लूं तो क्या यह इकाइयां हमारी तरह ही दिखेंगे, वह इंसानी रूप में ही आएंगे,
क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यदि आपकी धरती का उदाहरण लें तो हाँ, यह सही है। तो आगे डॉन कहते हैं यदि दूसरी घनत्वता की इकाई तीसरी घनत्वता में इस ग्रह में आए हैं, क्या यह मंगल ग्रह के लोगों की मदद से यहाँ आए हुए हैं या ये इस ग्रह से दूसरे घनत्वता से विकसित हुए हैं और उसमें किसी भी बाहरी लोगों का प्रभाव नहीं है? मतलब तो यहाँ पे डॉन ये कह रहे हैं कि क्या केवल जो इस धरती से पहले से चल के आ रहे हैं वो हैं, मतलब वहाँ के पेड़ पौधे ये वो, या फिर ये जो मंगल ग्रह से वहाँ से यहाँ पर आए थे इनकी वजह से भी कुछ मदद मिली है और उसकी वजह से फिर ये बाकी जितनी भी हैं घनत्वताएं वो आगे चली हैं? तो रा कहते हैं यहाँ कुछ दूसरी घनत्वता की इकाइयाँ हैं जिन्होंने तीसरी घनत्वता में जो विकास किया उसमें किसी भी बाहरी लोगों का प्रभाव नहीं है, केवल अपने अनुभव द्वारा ही उनका विकास हुआ है। आपके ग्रह के अन्य दूसरे घनत्वता की इकाइयां जिन्होंने तीसरी घनत्वता में उसी तरह कटाई की प्रक्रिया द्वारा प्रवेश किया है जिस प्रकार अभी महासंघ के लोग आपकी मदद कर रहे हैं। यह संपर्क हालांकि टेलीपैथी द्वारा होता है बजाय बोलने या लिखने के, क्योंकि दूसरी घनत्वता की इकाइयों की यही प्रकृति होती है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर पता है क्या कह रहे हैं वो, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि देखो जो तुम्हारे यहाँ पर पहले से चले आ रहे थे जो पेड़ पौधे और ये जितनी भी जानवर जो चले आ रहे थे उनको आगे ले जाने के लिए हालांकि कुछ तो खुद ही एक दूसरे से प्रेम करते 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 आगे आ गए, ठीक है, लेकिन उनका जो जो उनका अनुभव था वो अनुभव उनका ऐसा नहीं था कि कोई भारी इंटरफेरेंस हुआ हो या कुछ हुआ हो। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ होगा कि भाई मार्स से जो लोग यहाँ पर लाए गए या मेल्डेक से भी जो लोग यहाँ पर लाए गए फिर उनका इंटरफेरेंस हुआ होगा, उन लोगों ने लोगों को प्रेम से, अब उनके अंदर अगर प्रेम होगा तो उन्होंने भी प्रेम से किया होगा, तो ये पेड़ पौधे जानवर आगे निकल के गए होंगे और ये मिनरल्स वगैरह आगे निकल के गए होंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने ये कहा है कि ऐसे ही दूसरी घनत्वता में हमारे महासंघ के लोग भी हैं, दूसरी घनत्वता के भी हैं, इन्हीं पेड़ पौधों के अंदर इन्हीं जानवरों के अंदर महासंघ के लोग भी हैं। वो कह रहे हैं कि वो उनकी टेलीपैथी के द्वारा मदद करते हैं ताकि वो दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में आ सके। इसी तरीके से महासंघ में ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं सारे ही तीसरी घनत्वता चौथी घनत्वता पांचवी घनत्वता आगे के हों। भाई वहाँ के लोग, उनको पता है टेलीपैथी का इस्तेमाल करके उनके भी हो सकता है ना एडवांस जो उनके अंदर, अब आप और हम कैसे जानते हैं, हो सकता है महासंघ में ऐसे दिखने वाले भी हों जो पेड़ हों, किसको पता है वो, और इतने हाईली इंटेलिजेंट पेड़ हों कि वो टेलीपैथी से दूसरे पेड़ों से बात कर ले, या जानवर भी हों उनके पास ऐसे जो दूसरे जानवरों से टेलीपैथी से बात कर ले, उन लोगों ने मदद कर दी हो या अपने अपनी उसकी, तो होने को तो अनंत संभावना है ना। तो यहाँ पर राय यही कह रहे हैं अनंत संभावना है, हमारे जो वो महासंघ के लोग थे उन्होंने भी मदद की इन दूसरी घनत्वता वालों को आगे चलने के लिए। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, दूसरी घनत्वता के प्राणियों को सहायता कौन भेजता है? तो रा कहते हैं हम अपने आप को ग्रह का महासंघ कहते हैं जो अनंत रचयिता की सेवा करते हैं। यही एक सरल तरीका है जिससे आपके लोगों के समझने की कठिनाई को कम किया जा सकता है। हम समझदारी शब्द का उपयोग करने के लिए संकोच कर रहे हैं, परंतु यही हमारे अर्थ के काफ़ी करीब है। तो दोस्तों यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि भाई हम तो महासंघ हैं, अब हम कितने तरीके के हैं, कहाँ कहाँ से उठ के आए हैं, कौन कौन किस किस ग्रह से है, कितने सारा बड़ा समूह है, ये एक ही हैं सारे के सारे। हो सकता है तुम लोग हमें अलग अलग देखते हो कि जी ये प्लेडियन है, ये सीरियन है, ये एंड्रोमेडा से है, ये वहाँ से, कह रहे हम तो महासंघ हैं, हमारे बीच में कोई विभाजन नहीं है, हम तो सारे एक ही हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं और सब ने अपने अपने काम बांट रखे। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, यानी कि महासंघ भी दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता की ओर विकास करने में मदद करते हैं, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हम इसे और स्पष्टता से समझाते हैं। महासंघ का एक हिस्सा जो कि तीसरी घनत्वता के सामने नहीं कर रहा है परंतु वह अन्य कटाई में सहायता करते हैं, यानी कि दूसरी घनत्वता की कटाई वे उनकी कटाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों देखो रा ने कह ही दिया है कि हमारे महासंघ के कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे यहाँ के पेड़ पौधे जानवर और मिनरल्स और ये जो पेड़ पहाड़ झरने ये जितने भी हैं इनकी मदद वो करेंगे, उनकी कटाई वो करेंगे, क्योंकि सबने अपने अपने काम बांट रखे हैं। फिर आगे रा कहते हैं महासंघ जैसे कि हमने पहले के सत्र में बताया है कि ये कई अलग अलग घनत्वताओं से मिलकर बनी है, जिसमें आपकी अपनी घनत्वता भी शामिल है, आपके ग्रह के अंदर के लोग भी शामिल हैं, आपके इनर या देवदूत लोग यानी एंजेलिक रेल्म भी शामिल हैं जिन्हें आप देवदूत बोलते हैं। इसके
प्रत्येक इकाई अपने मन, शरीर, आत्मा का विकास करती है। फिर वो एक समूह का विकास करती है और उसके बाद यह समूह खुद को एक अनंत रचयिता की सेवा में समर्पित करता है और वे महासंघ के हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों देख लो, यहाँ पर देखो बता ही दिया उन्होंने, कहा भाई एक ग्रुप है वो सेकंड डेंसिटी वालों के लिए मदद करेगा, एक ग्रुप है जो कि तुम लोगों की मतलब जो इंसानी सभ्यता है उनकी मदद करेगा। उनमें से कौन कौन है जो कि रचयिता की दिशा में आना चाहते हैं, मतलब दूसरों की सेवा वाले रास्ते पर आने चाहते हैं। जिनको खुद की सेवा वाले रास्ते पर जाना है वो वहाँ पर भी जा सकते हैं, वो उनकी इच्छा है, लेकिन वहाँ पे फिर अभी राह आगे बता देंगे, उनको वापस आने में बहुत वक्त लग जाता है, उनके लिए बहुत दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। तो फिर वो ये कह रहे हैं कि इनफैक्ट हमारे देवदूत के जो लोग जिनको हम देव और देवलोक कहते हैं ना, वो भी इसमें शामिल हैं। तो कोई विभाजन नहीं है यहाँ पे सारे ही एक हैं। चाहे फिर वो हमारे पहले के हमारे जो बड़े बूढ़े लोग बोलते गए थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, वो क्यों बोलते थे? वो इसलिए बोलते थे कि भाई सब कुछ तो एक ही है, ये तो सारे ही एक हैं। लेकिन उसको अच्छे से समझना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि थोड़ी चीज़ें ना इधर उधर थी। इस किताब ने वो सारी चीज़ें एक जगह कर दी हैं, तो इसलिए इसमें समझना ना थोड़ा सा बेहतर समझ पाए हम भी और बाकी लोग भी जिनको ये किताब समझ में आई। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, क्या दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में विकास 75,000 साल पहले हुआ था तकरीबन? तो राह कहते हैं हाँ यह सही है। तो डॉन कहते हैं, दूसरी घनत्वता के लोगों को तीसरी घनत्वता जैसे शरीर कहाँ मिलते हैं ताकि वे जन्म ले सकें? तो राह कहते हैं, इनमें से कई तो दूसरी घनत्वता पर उन रूपों में थे जब वे तीसरी घनत्वता के कंपन के संपर्क में आए, तो वे भी तीसरी घनत्वता के बन गए, जिसे आप इंसान या मानव कहते हैं। यानी कि उनके शरीर से बाल गायब हो गए, फिर उन्होंने अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल किया। उनके गर्दन, जबड़े तथा माथे की संरचना में परिवर्तन आया ताकि उन्हें बात करने में आसानी हो, और तीसरी घनत्वता के आवश्यकता अनुसार उनकी खोपड़ी का यानी सर का विकास हुआ तथा उनका आकार भी बड़ा हो गया। तो दोस्तों ये अभी हमारी इंसानी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग भी जो हमारी पीछे से जो चलती आ रही है पूरी हमारी प्रजाति इंसानों की, वो किसी ना किसी तरीके के इंसानों के कांटेक्ट में आई। उन इंसानों के कांटेक्ट में आने के बाद वैसे इन्होंने बता ही दिया कि हम आए थे, हमने तुम्हारा जेनेटिक कोड चेंज किया था, ये किया था, वो किया था, ताकि तुम अपने अनुभव यहाँ पे शुरू कर सको। मार्स से जब हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया था, तो जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो उस टाइम के बाद हमें जैसे शरीर दिए गए, सारी चीज़ें दी गई, फिर हमें एक प्रॉपर एक नॉलेज पकड़ाई गई, हमें तरीके बताए गए कि ऐसे चल सकते हो, ऐसे चल सकते हो। लेकिन तब हो सकता है जो पीछे से चलते हुए आ रहे हों वो जानवर हों। यहाँ उन्होंने कहा था ना उनके शरीर पे बाल भी थे, गर्दन भी था, जबड़ा भी अलग, तो हो सकता है मतलब वानर जैसे हों, बंदर जैसे हों। फिर उनके ऊपर से वो सारी चीज़ें हटने लगी और राह ने पहले ही बता दिया था कि हाँ इस तरीके के थे तुम्हारे यहाँ के लोग पिछले से जो चले आ रहे थे। फिर वो बंदरों से इंसान बन गए और फिर धीरे धीरे आगे अपना विकास किया। तो खैर आगे डॉन बोलते हैं, इस बदलाव में कितना वक्त लगा? शायद यह बदलाव होने में काफ़ी समय लगा होगा। तो राह कहते हैं, आपका अंदाज़ा सही है, हमारे हिसाब से लगभग 1 से 1.5 पीढ़ी के भीतर यह लग गया होगा। वे जिसे इसी ग्रह में कटाई द्वारा दूसरी से तीसरी घनत्वता में लाया गया, उन्हें नए तरह के रासायनिक तत्वों का भौतिक शरीर मिला जो कि तीसरी घनत्वता के सबक सीखने के लिए योग्य था। तो दोस्तों कुछ तो हुआ है कि वानर से एकदम ट्रांसफर हुआ है। ये ऐसा नहीं हुआ कि बंदर धीरे धीरे आ रहे थे। जब वो हाँ कांटेक्ट में आ गए तो उनको प्रेम का एहसास हुआ, तो फिर उनको लगा नहीं हमें भी आपके जैसा दिखना है। जैसे हमें भी होता है ना कि टीवी पे कोई फिल्म दिख जाए तो ओ जी मुझे ऐसे हीरो जैसा दिखना है, ओ मेरे को ऐसी हीरोइन जैसा दिखना है, ओ मेरे को ये यहाँ से खरीद रहे हैं कहीं पे दुकान से ये सामान, जैकेट इसके जैसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है ना उस टाइम पर भी ऐसे ही था। ऐसा नहीं कि इन चीज़ों में कोई बदलाव हुआ है कोई काफ़ी बड़ा। तो वहाँ पर भी हो सकता है उन बंदरों को ऐसा लगा हो कि नहीं हमें भी तुम्हारे जैसे शरीर चाहिए। तब वो कह रहे, तब उन्हें उस तरीके का रासायनिक तत्वों वाला भौतिक शरीर दिया गया कि हाँ अब तुम इसको छोड़ो, इस वाले में आ जाओ, अब यहाँ से आगे निकलना शुरू करो। तो ये ट्रांसफ़र कुछ इस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से राह बता रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह जो नए शरीर थे वह कैसे तीसरी घनत्वता के सबक सीखने के लिए योग्य थे और वह सबक क्या थे? तो राह कहते हैं, तीसरी घनत्वता के लिए सिर्फ एक ही आवश्यकता है और वह आवश्यकता है आत्म जागरूकता, यानी खुद को जानना। ऐसा करने के लिए इस रासायनिक शरीर को तर्क संगत विचार यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार
जो मूलभूत आवश्यकता है वह विवेकपूर्ण यानी रैशनल और सहज यानी इंट्यूटिव सोच का मिश्रण है। वह दूसरी घनत्वता में क्षणिक यानी ट्रांजिटरी थे, जो कि काफी हद तक सहज बोध इंट्यूशन द्वारा स्वचालित ऑपरेट होते हैं तथा अभ्यास करते करते इस परिणाम तक पहुंचती है, यानी कि वो इसके द्वारा समझ जाते हैं कि और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर राजो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि तीसरी घनत्वता में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। एक तो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस कि हाँ मैं हूँ, मतलब मेरा कोई अस्तित्व है। यदि आपका नाम कुछ भी रख दिया जाए, राजेश, दिनेश, कुछ भी रख दिया जाए, तो उससे आपका हम आपको चलो नाम भी ना बोले, हम आपको ओ करके भी बोले ना, तो भी आपको लगेगा शायद मेरे को बुलाया जा रहा है। तो उससे एक मैं का एहसास हो जाता है। वो जो मैं का एहसास होता है ना, उसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस कि मैं हूं। फिर वो कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट थॉट, यानी अनंत दिशाओं में सोच सके वो व्यक्ति। तो उसके दिमाग के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा कि ताकि ये जितना चाहे और जितना बेस्ट सोच सके, जिस जिस दिशा में सोचना चाहे वहां सोच सके। वो किया। फिर उन्होंने कहा विवेकपूर्ण भी होना चाहिए कि उसके अंदर धीरज और ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। फिर इंट्यूटिव भी होना चाहिए उसको। इंट्यूटिव यानी कि वो अपने दिमाग से खुद ही अंदाजे भी लगाना शुरू कर सके कि क्या ऐसा हो सकता है। तो वो अनंत दिशाओं में ये सोच सके कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अनंत दिशाओं में सोचना उसके लिए हो, दिमाग इस तरीके का हो। फिर वो कहते हैं कि ये जो हुआ था ये ट्रांजिटरी था, यानी एकदम हुआ था, अचानक से ही हुआ था। ये एक जगह से मतलब एक मतलब बंदर की एक सभ्यता से सीधा से एकदम से इंसान की उसमें आने लग जाए, क्योंकि उनके अंदर ये सारी चीज़ों की उनको प्रेम का एहसास होते ही, जैसे ही मैं का एहसास हुआ तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, और जैसी ज़रूरत पड़ी तो महासंघ ने आके उनकी मदद कर दी। और फिर वो कहते हैं इसके लिए सहज बोध, यानी वही इंट्यूशन, इसकी बहुत ज़रूरत होती है कि वो ऐसे कि अगर पत्ते को देखे तो इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, या फिर वो पानी को देखे इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। तो ऐसा नहीं पानी है तो केवल पानी है, अब पानी में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी भी तो अलग अलग रूप ले लेता है। ये ऐसे रूप क्यों ले सकता है, वैसे क्यों हो सकता है। अगर मैं इस पानी को ऐसे घड़े के अंदर डालूं तो कैसा होगा, ग्लास के अंदर डालूं तो कैसा होगा, ठीक है, बाल्टी के अंदर डालूं तो कैसा होगा। तो इस तरीके से सोच सोच के अनंत अनंत दिशाओं में जब कोई व्यक्ति सोचता है, तब तीसरी घनत्वता उसके लायक होती है, इसलिए उसको मिलती है। तो खैर आगे रा कहते हैं तीसरी घनत्वता की सोच सूचनाओं को कुछ इस प्रकार प्रोसेस करते हैं कि वह तर्कसंगत रूप से केवल जीवित रहने के बारे में ही सोच सकते हैं, जो कि एक बेकार तरीका है। यही उनकी प्राथमिक आवश्यकता है। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी है, जो कि किसी हल्के शरीर को मन के इस्तेमाल से प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है, या अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि हल्के शरीर की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, यानी कि अनुभव अच्छे से ले सकें तथा आपके समूह के जागरूकता में विकास हो। यह भी आवश्यक है कि आपकी शारीरिक निपुणता के विकास के लिए आप अपने हाथों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पता है राज इस तरीके से कह रहे हैं ना, यार रा पता है यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो, एक तो तुम लोगों को इंसान का रूप जो मिलता है वो इसलिए भी मिलता है कि भाई तुम तर्क भी लगा सको, तर्क मतलब लॉजिक भी लगाओ, सारी चीज़ें करो, लॉजिक रीजनिंग भी करो, और क्या कहते हैं दिल का भी इस्तेमाल करो, इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करो, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो, और अनंत दिशाओं में जितना हो सके वो सोचो। लेकिन यहाँ पे रा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि लेकिन होता ये है कि तीसरी घनत्वता में रहने वाले व्यक्ति हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं जिंदा कैसे रहूँ, जीवित कैसे रहूँ, अरे अपनी जीवन निर्वाह कैसे करूँ, ऐसे कैसे करूँ, वैसे कैसे करूँ। और इसको रा कहते हैं ये एक बेकार तरीका है। तुम्हें तरीका ऐसा ढूंढना चाहिए कि तुम्हारा जीवन निर्वाह भी हो जाए और तुम निरंतर आगे भी बढ़ते चले जाओ। ये दोनों चीजें अगर तुम सोच के चलोगे ना, तब तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे इनडायरेक्टली रा ने यही बोला है। तो कुछ भी ऐसा करो कि यार तुम्हें खाना कम खाओ लेकिन जिंदा ज्यादा रह लो। अब वो केवल ध्यान की प्रक्रिया से हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने कई मंक्स वगैरह देखे हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो 5 किलो 10 किलो उनके पास सत्तू होता है, वो लेके पहाड़ों में किसी कोने में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल अंदर किसी केव के अंदर जाके बैठ जाएंगे और वहां पे उस सत्तू को पानी में घोला, पिया, बस। उसके बाद वो ध्यान में बैठ गए। अब वो जब वो ध्यान में बैठ गए, वो ध्यान करता क्या है, वो सत्तू जो उन्होंने पिया होता है ना, उसके एक एक कण को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है, इतना धीरे कि एक बार अगर आपने सत्तू पिया है उसको खत्म होने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। इतना स्लो कर देते हैं अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। वो इसलिए
कि जब कोई व्यक्ति ध्यान करने लग जाता है ना, उस एक एक कण को डाइजेस्ट करने के लिए जो ऊर्जा लगती है ना, उस बेसिकली उसकी ऊर्जाएं खुल जाती हैं सारी की सारी। तो एक कण की ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको खाने की कमी महसूस होती ही नहीं है। वो देता निरंतर ऊर्जा देता रहता है, क्योंकि वो रचयिता की ऊर्जा जो इसी इन्हीं तरंगों में है, उन तरंगों से भी खींचना शुरू कर देता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो लंबा 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 ध्यान अवस्था में लंबा लंबा निकल के जा सकता है। लेकिन अगर वो रोजमर्रा की जिंदगियों में काम कर रहा है, तो वो खाएगा, फिर उसकी ऊर्जा नीचे जाएगी, फिर वो क्या कहते हैं, फिर कुछ काम करेगा, फिर उसका फिर दोबारा खाएगा, फिर ये करेगा, उसकी वह इसी रोजमर्रा की जिंदगियों में इसी चक्रव्यूह में फंस जाएगा। इधर से ये कर, फिर खाना खा, फिर सो जा, फिर ये कर, फिर खाना खा, फिर काम कर, ये करता रहेगा। लेकिन ये जो हमारे असेंडेड मास्टर्स थे, या कह लो आज भी जो मंक्स हैं, और हर धर्म में अलग अलग हैं, उनको देखोगे ना तो ये लंबा लंबा खींच के ले जाते हैं। उसका यही कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों पे काम कर लिया है। और यहाँ पर रा ने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बोली है। उन्होंने कहा है कि ये इसलिए दिया गया है, जैसे आपके हाथ हो गए, आपके शरीर हो गए, हल्के शरीर की ज़रूरत होती है इसके लिए। और आप लोग, शायद आप लोगों को ना पता हो, जो लोग मेडिटेशन करने लग जाते हैं ना, उनका शरीर भी धीरे धीरे हल्का होने लग जाता है। बेशक आपको हो सकता है वो मोटे लगे, ऐसे लगे, वैसे लगे, नहीं, उनका शरीर हल्का होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो श्रिंक करना शुरू कर देता है उनका शरीर भी। अगर आपने देखे नहीं होंगे, आपने अगर कभी आपको मौका मिले कोई वीडियोस वगैरह चेक करने के, एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, योगीज ऑफ तिब्बत, आप वो देखेंगे, आपको उसके अंदर से भी काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं इस तरीके की। और कई तो ऐसे होते हैं, जब रेनबो बॉडी उनके अंदर की, जब ये क्या कहते हैं, ये जो रोशनी वाला जो शरीर है, जो उनकी आत्मा जो एकदम से निकल के जाती है ना, तो शरीर जो होता है वो करीब करीब, अगर मान लो आपका 6 फुट का है ना, वो छोटा सा होकर 3 फुट का हो जाता है। बस 3 फुट का भी नहीं, 2 फुट का, बस इतना छोटा सा शरीर हो जाता है उनका। क्योंकि मेन चीज़ तो वो ऊर्जा है, वो पूरी की पूरी ऊर्जा ही लेके निकल जाते हैं, और शरीर श्रिंक करके छोटा सा हो जाता है। फिर उसको वो लोग एक तरीके से मम्मी बना के और फिर रख देते हैं उसको। ये इस तरीके से होती हैं चीज़ें। इसलिए हम कहेंगे कि यदि आपको इसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करना हो, तो आपकी स्वतंत्र इच्छा है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों, अब हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये सत्र भी हो सकता है लंबा हो, ठीक है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।